डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में मैं पूजा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम सेकेंड ईयर के पेपर 3 के ब्लॉक 2 यूनिट 1 की चर्चा करेंगे, जिसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, बंधारणीय मानकों। इस लेक्चर का उद्देश्य है आपको ये समझाना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारा भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा और फाइनली जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे भारत का संविधान जो है वह सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, अर्थात संविधान से बढ़कर हमारे भारत में कोई व्यक्ति नहीं है और कोई भी संस्था या कोई पद नहीं है। इसे हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए हमारे प्रस्तावना अर्थात जिसे संविधान के प्रथम पेज में हम देखते हैं, जिसमें यह लिखा होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। अर्थात ये हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि हमारे भारत की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति थी, चूँकि हम तुरंत ही अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद संविधान निर्माताओं ने लगभग तीन वर्षों का समय लेकर जो हमारा संविधान बनाया है, इसकी मुख्य विशेषताएं अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली विशेषता यह है कि हमारा जो संविधान है वह एक लिखित संविधान है। संविधान 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें एक व्यवस्थित रूप में सारे प्रोविजंस, आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, और दूसरा होता है जो परंपरा और ट्रेडिशंस के आधार पे हम संविधान देखने को मिलते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में एक लिखित कॉडिफाइड रूप में संविधान नहीं है, वहाँ पर ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस एंड के आधार पर वहाँ पर संविधान है जो लिखित रूप में नहीं है। परंतु भारत के साथ साथ अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान को देखें तो वह एक व्यवस्थित लिखित रूप में संविधान है, जिसमें अगर हम अपने भारत के संविधान की बात करें तो यह एक सबसे लेंथीएस्ट रिटन डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हम 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और 450 आर्टिकल से भी ज़्यादा हमें आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ये हमारा संविधान इतना बड़ा होने का कुछ कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने काफ़ी समय लेकर के संविधान की रचना करी, क्योंकि हमारी जो परिस्थिति थी, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति थी, वह तुरंत हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे, और उस तत्पश्चात हमारी जो आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के लिए हमें विभिन्न प्रकार के फीचर्स को अलग अलग संविधानों से, अलग अलग देश के संविधानों से अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया। आप इस पीपीटी में आप ये देख पा रहे होंगे कि कुछ फीचर्स, जैसे सबसे मेन फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से लेने का कारण ये है कि अंग्रेज़ों ने लगभग हम पर 200 साल तक हम पे रूल किया, और तो इस वजह से हम उनके रूल से काफ़ी परिचित हो गए थे। एक ये कारण था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इनकॉर्पोरेट करने का। और उसके अलावा हमने अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात वो राज्य के नीति
नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जो राज्य को नीति बनाने के लिए निर्देश करते हैं। इसके अलावा हमने यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इनकॉर्पोरेट किया। उसके अलावा जर्मनी से वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने प्रेसिडेंट के कुछ इमरजेंसी पावर्स हमने इनकॉर्पोरेट किए। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट पावर्स जो 3 प्रकार के, एक स्टेट पावर्स, एक सेंट्रल पावर्स और एक कॉन्करेंट पावर्स होते हैं, उस कॉन्करेंट पावर्स को हमने ऑस्ट्रेलिया से इनकॉर्पोरेट किया। इसके अलावा अगर हम और फीचर्स अगर हम अपने संविधान की देखें तो जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अर्थात संसदीय लोकशाही हिंदी में कहते हैं, ये हमने आपको बताया फ्रेंड्स। चूँकि हम 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों के शासन के अधीन रहे थे तो हम उनकी व्यवस्था से भली भांति परिचित हो चुके थे। इस वजह से हमने ब्रिटिश मॉडल को अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया। तो हम ये कह सकते हैं इंडिया फॉलोज द वेस्टमिनिस्टर सिस्टम वेयर द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। अर्थात जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका जो है वह हमारे लेजिस्लेचर अर्थात व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे संसद के 2 भाग हैं, हमें ये देखने को मिला है, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। तो लोकसभा के में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कुछ 10% होते हैं ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउस, वो कलेक्टिवली अर्थात एकत्रित रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब कोई भी सेशन चल रहा होता है, पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा होता है, तो उस समय कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वह किसी भी मिनिस्टर से किसी भी टॉपिक पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो और जो भी मिनिस्टर होंगे उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। तो ये एक हमारे संविधान की विशेषता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ड्यूअल एग्जीक्यूटिव अर्थात एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है जो प्रेसिडेंट के रूप में है और एक रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं जिन्हें हम प्राइम मिनिस्टर और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। हम हमारे भारत में अगर हम ये देखें तो जैसे अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर होती है, टोटल पावर का वर्गीकरण है, उस प्रकार से सेपरेशन नहीं है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है जिनके पास रियल पावर है हमें हमारे संविधान द्वारा दी गई है। और जब तक अगर कोई भी बिल है या कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक वह लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर पास होकर के हमारे प्रेसिडेंट के पास उनके हस्ताक्षर के लिए नहीं जाएगा। और जब अंततः हमारे प्रेसिडेंट हस्ताक्षर कर देंगे तब जाकर एक कानून के रूप में परिवर्तित होता है। तो फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो रियल पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के में इन्वेस्टेड होते हैं, वेरएस जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जिन्हें हम प्रेसिडेंट बोलते हैं उनके भी बहुत पावर होते हैं। इसके अलावा जैसे अभी हमने आपको बताया फ्रेंड्स, हमारे भारत में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर का अर्थ होता है द्विसदनात्मक हमारी संसद है जिसमें एक लोकसभा है जिसमें डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होते हैं और एक राज्यसभा है जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम आपको अगली हमारे संविधान की विशेषता बताते हैं। फेडरलिज्म अर्थात समन्वय तंत्र कहते हैं। देखिए भारत का संविधान सबसे यूनिक है पूरे विश्व में। इसका कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों से फीचर्स या विशेषताओं को लेकर उन्हें अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया, जिनमें से एक है फेडरलिज्म। यहाँ पर हम कंप्लीट फेडरेशन नहीं देखते हैं जैसे कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलता है। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वह एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में है, जिसमें अगर हम हमारे भारत की सबसे पहली आर्टिकल अगर आप देखें तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत एक क्वासी फेडरल है जिसमें जिसे
एक यूनियन ऑफ स्टेट की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इस प्रकार निर्धारित किया गया है जिसमें जिसमें तीन लिस्ट बनाए गए हैं। उन लिस्ट में विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स निर्धारित किए गए हैं। उन 3 प्रकार के लिस्ट हैं जिनमें से सबसे पहला है यूनियन लिस्ट, उसके अलावा है स्टेट लिस्ट, उसके अलावा है कॉन्करेंट लिस्ट जिसे 7th शेड्यूल में उल्लेखित किया गया है। तो उन विषयों में ये निर्धारित है कि जो विषय मेंशन किए गए हैं उन पर किसका अधिकार होगा। जैसे एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिस पर यूनियन और स्टेट दोनों का अधिकार होता है। इसके अलावा अगर हम जैसे कृषि की बात करें तो कृषि पूर्णतः स्टेट लिस्ट में आती है। अगर हम डिफेंस की बात करें, अगर हम बैंकिंग सर्विसेज की बात करें तो ये जो है ये हमारी यूनियन लिस्ट में आती हैं। इसके अलावा हमारे फेडरलिज्म की एक मुख्य विशेषता यह है कि हमारे भारत में एकल संविधान एवं एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। जैसे हमने आपको बताया कि जिन देशों में सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था की गई है वहाँ पर जो सिटीजन होते हैं उन्हें 2 प्रकार की सिटीजनशिप लेनी होती। एक तो वह एक उन स्टेट्स की लेनी होती है जहाँ पर वो रह रहे होते, और दूसरी एक यूनियन या फिर सेंटर की सिटीजनशिप लेनी होती है। परंतु हमारे भारत में जैसे कोई भी नागरिक, चाहे वह गुजरात में रहे, बंगाल में रहे, केरला में रहे, हरियाणा में या दिल्ली में, उन्हें एक ही नागरिकता लेनी होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता हमारे भारत की यह है जिसे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में लिया गया है, वह है स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका अर्थ ये होता है कि सेंटर जो है वो बहुत पावरफुल है। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये संविधान बनाते वक्त जैसे पहले आर्टिकल में मेंशन किया, दैट इज़ इंडिया, दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें ये लिखा गया है कि किसी भी राज्य को सेंटर या यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया, अमेरिका जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो की जाती है, वहाँ पर 50 देशों ने शुरुआत में लगभग 13 देशों ने एक साथ मिल करके एक सेंटर की स्थापना की थी। परंतु हमारे भारत में स्टेट्स एकत्रित होकर के सेंटर का निर्माण नहीं किए हैं, उन्हें संगठित किया गया है, जिसे संगठित करने का श्रेय हमारे सेंटर को दिया जाता है। इसलिए हमारा सेंटर जो है, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, दैट इज़ मोर पावरफुल। और हम और कुछ विशेषताएं बताते हैं, जिनमें से एक विशेषता यह है कि हमारा संविधान एक मिश्रित रूप में है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात लचीलापन भी है और ये रिजिड भी है। जैसे हम आपको ये बता सकते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वह कुछ हिस्सों में रिजिड है और कुछ हिस्सों में लचीला है, फ्लेक्सिबल है। जैसे क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह देखा कि हमारे भारत की जो परिस्थिति थी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें बहुत अधिक सुधार करने की भी आवश्यकता थी। इसलिए कुछ विषयों को, कुछ आर्टिकल्स को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है जिन्हें हम समय के अनुरूप हम उन्हें अमेंड कर सकते हैं। और कुछ अमेंडमेंट्स हमारे अमेंडमेंट का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 368 में निर्धारित किया गया है, जिनमें 3 प्रकार के अमेंडमेंट्स होते हैं। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, जिसका एक उदाहरण हम क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स देख सकते हैं। जैसे हमने ये देखा कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो स्टेट्स की संख्या बहुत कम थी। उसके बाद हमने ये देखा कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक होता है 1956 में। उसके बाद नए स्टेट्स बनते हैं 1960 में। उसके बाद समय के अनुरूप बहुत सारे नए स्टेट्स बनते हैं और अभी बहुत रिसेंटली हमने 2014 में तेलंगाना स्टेट का निर्माण देखा। कुछ विषय ऐसे दिए गए हैं जो हम इजीली अमेंड कर सकते हैं। तत्पश्चात हमने कुछ संविधान निर्माताओं ने कुछ स्पेशल मेजॉरिटी का प्रावधान किया है, जिनमें फंडामेंटल राइट्स, जैसे हमने ये देखा कि फंडामेंटल राइट्स अभी तो वह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आता है, पर पहले वह अमेंड किया गया था।
जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी की संज्ञा भी दी गई है। उस समय हमारे संविधान में मूलभूत परिवर्तन किए गए थे। और हम तो इसके अलावा एक और प्रकार की अमेंडमेंट हमें देखने को मिलती है, वह यह होती है कि स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट रैटिफिकेशन, अर्थात स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट्स में भी रैटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। वह बहुत कम ही देखा गया है, जिसका उदाहरण हम फेडरल प्रोविजंस को हम मान सकते हैं। उसके अलावा संविधान निर्माताओं ने अडेप्टेबल टू चेंजिंग नीड्स ये एक विशेषता हमारे संविधान की इसलिए रखी थी क्योंकि जैसे हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि हमारे भारत की परिस्थिति के अनुरूप हम नए नए कानून का निर्माण कर सके, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने फ्लेक्सिबिलिटी का भी प्रावधान हमारे संविधान में रखा। नाउ अब हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं करते, पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एक प्रावधान हमारे संविधान में लिया है जिसे हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम से जानते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर हम कह सकते हैं हमारे संविधान, क्योंकि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस विशेषता को हमारे संविधान में उल्लेखित किया। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से 147 तक का जो आर्टिकल्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सभी मैंडेट्स मेंशन है। उसके अलावा आर्टिकल 214 से 231 तक हम हाई कोर्ट्स के बारे में हम देख सकते हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क के बारे में उल्लेख किया गया है, जिससे हमें यह मालूम चलता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बहुत आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे है एक है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अर्थात जितने जो हमारे जजेस हैं उनको एक इस व्यवस्था के तहत उन्हें अधिकार और उनके पद को निर्धारित किया गया, जिससे उन्हें तुरंत नहीं निकाला जा सकता। उसका कारण यह है कि उन्हें महाभियोग जिसे इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, उस प्रोसेस के द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम यह देखें कि उन्हें रिटायरमेंट के उपरांत उन्हें किसी सर्विस में नहीं जाने देने की सख्त मनाही है। उसका कारण है कि इम्पार्शलिटी जो होती है वह निर्धारित या सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा फीचर है जो हमारे न्यायपालिका को दिया गया है, जिसके तहत वह किसी भी कानून को वापस से रिव्यू कर सकते हैं और तत्पश्चात उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इस जुडिशियल रिव्यू पावर का उपयोग बहुत बार किया गया है, जिसमें हम विशेषता हम देखते हैं 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसके अलावा केशव नंदा भारती केस 1973, उसके अलावा मिनरवा मिल्स केस, और हाल ही में 2014 में NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे 2014 में लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारे आर्टिकल 50 में यह भी दिखाया गया है कि एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका का किसी भी प्रकार से न्यायपालिका पर हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। इन विशेषताओं के साथ ही मैं आज के इस लेक्चर को यहीं विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह हमारे संविधान की विशेषताएं समझ आई होंगी। तत्पश्चात हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। स्वाध्यायः परः